फ्रेंड्स, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995। जिन लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखें, फिर इसको ये समझ में आएगा आपको। तो एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट 1995 के बनने के बाद इन्होंने जो अथॉरिटी बनाई, उस अथॉरिटी का नाम था नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी। अब मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ये जो नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी है अब ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस को रिप्लेस किया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने। बट हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि ये समझ में आएगा तो ही वो समझ में आएगा। नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाती है और प्रोहिबिट करती है जो कि रेजिडेंशियल एरिया में खोली गई है, जो हैजार्डियस सब्सटेंस यूज कर रही है, दूसरों की प्रॉपर्टी को, दूसरों की चीज़ों को, दूसरे के जो बिलोंगिंग्स है उसको नुकसान दे रही है, ह्यूमन बीइंग को नुकसान दे रही है, एनवायरनमेंट को नुकसान दे रही है। तो कोई भी अगर जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करता है तो दे हैव टू हियर दैट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट के अंदर इसको पास करती है और उसके बाद इसका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है। नाउ कॉम्पोजिशन की बात करें तो सेम इज द कॉम्पोजिशन, 1 चेयरपर्सन, 1 वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हायर करती है। क्वालिफिकेशन हमने अभी पीछे वाली वीडियो में डिस्कस की है कि जो चेयरपर्सन होता है वो जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, जो वाइस चेयरपर्सन होना चाहिए वो आपका जुडिशियल मेंबर होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का, या 2 ईयर की पोस्ट उसकी रह चुकी हो एज ए सेक्रेटरी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में। एंड थर्ड इज जो आपके अदर मेंबर्स हैं वो एनवायरमेंट नॉलेज एक्सपर्ट होने चाहिए। इसके अलावा इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट इसको रिमूव प्रेसिडेंट कर सकता है और इनका जो टर्म है वो 3 साल का होता है, उनको रीअपॉइंटमेंट दोबारा की जा सकती है। पावर्स देखिए, पावर्स किसी के भी हो, ट्रिब्यूनल का जो भी पावर होता है वो हमेशा नेचुरल जस्टिस की फिलॉसफी पे चलता है। जो भी ट्रिब्यूनल होता है उसका जो पावर होती है वो नेचुरल जस्टिस फॉलो करता है। व्हाट इज नेचुरल जस्टिस? कि यू शुड गिव ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इक्वल राइट्स। सबको सुनो, सबको सुन के ही डिसीजन लो। उसके बाद पावरफुल अथॉरिटी है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल अथॉरिटी है। इसके डिसीजन को कोई जल्दी से डिनाई नहीं कर सकता। हाँ, आप दोबारा से अपील कर सकते हैं बट इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। इनके पास इस चीज की भी पावर है कि ये किसी से भी डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। इनके पास इस चीज की पावर है किसी को से भी एविडेंस मांग सकते हैं। दे कैन आस्क फॉर एनी एग्जामिनेशन, वो कहीं पर भी जाके कोई भी एग्जामिन कर सकते हैं। वो अपने ही किए हुए डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं। तो इन नटशेल आई कैन से दैट इनकी अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनकी अथॉरिटी को कोई जल्दी से चैलेंज नहीं करता। इनकी सारी पावर सिविल कोर्ट्स की तरह होती है और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। और देखिए, जिसके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता होगा वही बॉडी इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, क्योंकि वरना तो उसको डर ही लगा रहेगा ना हमेशा कि हाँ भी मेरे काम में कोई इंटरफेयर करेगा। तो इसीलिए ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई गई है। तो ये था हमारा नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी जो कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल एक्ट बनी है। और अब ये जो अथॉरिटी है ये रिप्लेस हो चुकी है, इसको हटा दिया गया है और अब इसको रिप्लेस करने वाली अथॉरिटी है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इतना कोई खास कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं। जो थोड़ी बहुत चीजों में फर्क है वो मैं आपको बता देती हूँ। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में बनी और ये सारे इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी डिस्प्यूट्स को हैंडल करती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी डिसिप्लिनरी? जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन्स के जो चीजें हैं वो हैंडल की जाती हैं। इसके अंदर आप इन्वायरमेंटल इश्यूज ला सकते हैं, इसके अंदर आप पोल्यूशन इश्यूज ला सकते हैं, इसके अंदर आप कोई फैक्ट्री वाला इशू ला सकते हैं, इसके अंदर कोई भी दूसरा आप इशू ला सकते हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स अलग अलग इश्यूज। तो कोई भी तरह का डिस्प्यूट ये हैंडल करती है। इसने नेशनल एनवायरनमेंट अपीलिएट अथॉरिटी को रिप्लेस किया। ये इंस्पायर्ड है आर्टिकल 21 से। नाउ यू ऑल नो दैट व्हाट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 इज राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड इन क्लीन एनवायरनमेंट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 से ये इंस्पायर्ड है और इंडिया के लोगों को क्लीन हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, बिकॉज वी एज अ सिटीजन हैव राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। नाउ इसका हेडक्वार्टर अगेन दिल्ली में है और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इट इज ए लीगल बॉडी, इट इज ए जुडिशियल बॉडी जो कि एनजीटी एक्ट 2010 के अंडर पास्ड है। उसके अलावा इसका जो डिसीजन है एनजीटी का वो चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर विद इन 90 डेज। इसके लिए हुए फैसले के 90 दिन के बाद तक आप सुप्रीम कोर्ट पे इसका डिसीजन चैलेंज कर सकते हो, अदरवाइज आफ्टर 90 डेज नो।
फास्ट डिस्पर्सल केसेस, देखो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो जल्दी जल्दी केसेस को डिस्पर्स ऑफ किया जाए। हमारे ट्रिब्यूनल्स बनाए किस लिए गए हैं, देखिए आप अपने आगे पीछे की नॉलेज भी इसमें यूज कर सकते हैं। हमारे ट्रिब्यूनल्स किस लिए बनाए गए हैं, ट्रिब्यूनल्स इसलिए बनाए गए हैं तो क्योंकि हमारे इंडिया में कोर्ट्स के ऊपर डिसीजंस बहुत पेंडिंग रहते हैं। हमारे कोर्ट्स ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है केसेस से, तो उनका बर्डन कम करने के लिए हमने ट्रिब्यूनल बनाए। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑब्जेक्टिव है स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट केसेस, इन्वायरमेंट डिस्प्यूट्स को कम करना। तो कोर्ट का बर्डन, अगर आप ये सोचिए 30,000 में या किसी कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं, भाई मेरे घर का बाहर का पेड़ काट दिया इसने, तो ये ऐसे केसेस अगर कोर्ट में जाने लग जाएंगे तो कोर्ट का भी टाइम वेस्ट है और आपका भी। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जहां पर फास्ट डिस्पर्सल होता है केसेस का। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती है इधर की इन्वायरमेंट को किसी तरह नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हुआ तो उसको कॉम्पेंसेशन भरा जाए, फिर रिलीफ दिया जाए कॉम्पेंसेशन से डैमेजेस भर के, और अच्छे लेवल के केसेस भी यहाँ हैंडल हो जाते हैं और बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से होते हैं। इसका स्ट्रक्चर वही सेम है, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड एक्सपर्ट्स मिनिमम 10 होने चाहिए, मैक्सिमम 20 होने चाहिए। टर्म यहाँ पर चेंज हो गया, वहाँ 3 साल का टर्म था, यहाँ 5 साल का टर्म हो गया। और दूसरी चीज जो चेंज हुई वो हुई नो रीअपॉइंटमेंट। वहां पर आपके मेंबर्स को रीअपॉइंट किया जा सकता है, यहाँ पर आपके मेंबर्स को रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। उसके बाद चेयरमैन जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वाइस चेयरमैन वगैरह जो है वो आपके सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर अपॉइंट करती है। वहां पर कौन था, जो प्रेसिडेंट वगैरह का रोल था यहाँ पर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे वो करते थे। यहाँ पर कौन करता है, चेयरमैन को सेंट्रल गवर्नमेंट, और सिलेक्शन कमेटी करती है बाकी के मेंबर्स को। और इनका काम होता है स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकालना एडीआर में, लिटिगेशन प्रोसेस को कम करना, फास्ट सोल्यूशन देना और रिलीफ देना लोगों को जल्दी से जल्दी, और कॉम्पेंसेशन दिलाना लोगों को जो भी लायबल है पे करने के, और जो एक्चुअली जो डिजायर्ड है जिसको मिलना चाहिए कॉम्पेंसेशन उसको। तो बहुत जल्दी जल्दी केसेस को निपटाना। क्या फंक्शन है इन ट्रिब्यूनल का वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो बेसिकली हमने अभी जो 2-3 टॉपिक इकट्ठे किए वो थे इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल एक्ट इससे पहले वाली वीडियो में, और यहाँ पर हमने की दोनों अथॉरिटीज जिसमें से एक रिप्लेस होकर दूसरी बन चुकी है एनजीटी 2010। तो आप इसको अच्छे से रेडी कर लीजिए। थैंक यू।